जैसे मैं आपसे कुछ बातें कहूँ एक एक पॉइंट के हिसाब से, बाकी मेरे पास पूरी पीडीएफ है। मैं अच्छे से आज एक्सप्लेन करूंगा, सारे प्रश्नों को समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर करते हुए आप इस क्लास को आज कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा, सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप आंसर दीजिएगा यस और नो में। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, यस और नो। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, प्लीज बताइए। अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। जबकि अगर हम पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर की बात करें, ये पूर्ण है हमारा, देखिए होल नंबर होगा। होल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें होगा 0 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। मैंने कहा सभी प्राकृतिक पूर्ण हैं, बिल्कुल है। क्या कोई ऐसा प्राकृतिक है जो पूर्ण संख्या नहीं है? सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप सभी लोग कह दीजिए सर यस बिल्कुल होगा, सभी प्राकृतिक हमारे क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्बल बता सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट होना जरूरी है कि सभी प्राकृतिक हमारी पूर्ण संख्या होती है। ये हो गई पहली बात। चलिए फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फिर मैंने आपसे एक बात करी, आप लोग मुझे स्पष्ट करते चलिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मैंने कहा सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। आप प्लीज बताइएगा, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। सम मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? इवन नंबर। सम मतलब इवन नंबर और भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। दोनों की डिफिनीशन भी अच्छे से आपने पढ़ी है। जैसे सम का मतलब होता है जो दो से पूर्णतः विभाजित होते हैं। भाज्य मतलब कंपोजिट, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्थिति आ रही है कि सभी सम संख्याएं क्या भाज्य होती हैं? बहुत सारे लोगों ने हमें नो बताया है, कुछ लोग हमें यस भी बता रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने को कंफर्म करिए कि यहाँ पर स्पष्ट सही क्या होगा। अगर मैं आपसे इवन की बात करूंगा, सम की बात करूंगा, तो सम इसमें से कौन होगा बताइए? सम इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, स्वान बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम कंपोजिट की बात करेंगे, कंपोजिट की बात करेंगे तो कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, जो कि 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सो ऑन इस तरह के होंगे, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर सोचो तो हमारे पास जो सम संख्याओं का कलेक्शन है, अगर आपसे कोई कहता कि 2 को छोड़ दीजिए तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य हैं, क्योंकि सबकी सब 2 से या किसी अन्य से कट जाती हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत सम संख्या की जानते हैं तो सम की शुरुआत ही अभाज्य से होती है। तो अगर यहीं पर एक लाइन लिखा होता कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, तो मैं यस कह देता। लेकिन यहाँ पर अगर हमसे लिखा करके बताया गया सम संख्याएं सभी भाज्य होती हैं, तो हम कहेंगे भैया गलत बात कर रहे हो आप, नो है, ये गलत है। मैंने क्या बताया? 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं हमारी भाज्य हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन अगर हमसे कोई इस तरह से कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, तो गलत बात कर रहा है। हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप भी मत मानिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्यों नहीं मानेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बता दे। तो नो बताइए, क्योंकि ये गलत बात है, इन्होंने गलत लाइन लिखी है। और हम लोग इसको पूरी तरह से इसका खंडन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दो पॉइंट और समझेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, चलिए और समझते हैं हम लोग। यहाँ पर नहीं मानिएगा, यस। मैंने कहा सभी सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। प्लीज बताइए यस और नो। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं, यस और नो? जल्दी से प्लीज बताओ। नो, नो, वेरी गुड, लगातार रिस्पॉन्स है। नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है चीज को। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। और प्राइम की अगर मैं शुरुआत करूंगा तो 2 3 5 7 सो ऑन, मतलब प्राइम की शुरुआत इवन से होती है। सोचो, एक नंबर की वजह से भी आप इस डेफिनेशन को मान नहीं सकते हैं। पूरे कैलकुलेशन में, पूरे नंबर कलेक्शन में केवल दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, उसकी वजह से डेफिनेशन गलत हो जा रही है। मतलब अगर यहाँ पर भी वही लाइन होती कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, तो हम मान लेते। लेकिन क्योंकि 2 लगा हुआ है जो कि शुरुआत ही सम संख्या से है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऑड नंबर मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11, ये सब नंबर्स होते हैं। मेरा कहने का सेंस है कि सभी अभाज्य संख्याएं अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो विषम जरूर होते हैं। लेकिन क्योंकि उसने लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, इसलिए हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार
नहीं करेंगे। आप इसको गलत काट दीजिए। इतना कंफर्म हो गया? आगे बढ़िए। मैं जैसे एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, आप प्लीज सभी लोग उत्तर सभी मैंने लिखा सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं सम्मिश्र संख्या सभी अब अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। प्लीज यस आर नो बताइए। सभी अपरिमेय संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं। जल्दी से बता दें यस आर नो, यस आर नो। तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी से बता दें। लगातार आप कह रहे हैं सर नहीं, तो आपने सबने कहा नहीं। अपरिमेय मतलब इरेशनल, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर, काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी नंबर। अब आप सोचो, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा था कॉम्प्लेक्स दो भागों में बटा, रियल और इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। रियल दो भागों में बटा, रैशनल और इरेशनल। अब आप सोचो, इस इरेशनल का इनसे क्या लेना देना है? कुछ नहीं। ये मेन थे, रूट थे, इन्होंने दो लोगों को जनरेट किया। अब वो जो दो लोग जनरेट हुए हैं उनमें से जो रैशनल है, इरेशनल है और रियल का भाग है, उसको इमेजिनरी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए जब उसके अब अगर इसका कोई हेरेरकी यहाँ से जनरेट होती तो वो लोग आपस में कोई संबंधित होते। फिलहाल वहां जब कोई हेरेरकी नहीं है तो रियल का पार्ट है। अगर हमसे आपसे कोई बात करेगा तो मैं इरेशनल को वास्तविक संख्या बोलूंगा, काल्पनिक क्यों बोलूंगा? तो यहाँ पर भी इन्होंने स्टेटमेंट गलत ही दिया है। यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरह से गलत है। आशा करता हूँ कंफर्म समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ता हूं मैं और देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर एक और, कौन सा नंबर था भाई? ये 4 नंबर था। एक और बढ़ाइए 5 नंबर। चलिए, मैंने लिखा कि -√16 एक काल्पनिक संख्या है। प्लीज बताओ यस आर नो। -√16 एक काल्पनिक संख्या है। प्लीज यस आर नो, जल्दी से बताओ। आपने कहा नो, क्यों नो बताइए? हमने जब काल्पनिक बोला था इरेशनल, इमेजिनरी, इमेजिनरी में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा रूट के अंदर नेगेटिव हो तब तो संख्या इमेजिनरी है। अब यहां पर अगर सोचो, √-16 नहीं है बल्कि क्या है, -√16 है। मतलब इसका मान निकलेगा, इसका मान ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव रूट के अंदर है तब तो वह रियल है, आप इसको इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं। अगर यही नेगेटिव रूट के अंदर होता तब तो इमेजिनरी हो जाता, क्योंकि वह माइनस बाहर है। इसलिए यह आप कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, यह आपका रियल है, यह आपका वास्तविक संख्या। इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नेगेटिव अंदर होता तब हम मानते। हालांकि इनके स्टेटमेंट को हम अभी भी क्या सिरे से नकार देंगे, बोल देंगे भैया आप गलत बता रहे हो, हमें इनकी बात हम मानेंगे नहीं। समझ रहे ना? ये कंफर्म हो गया सभी को? पांचवा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर होता जा रहा है। और देखिए, फिर हमने यहां पर बात करी, हमने कहा 0 एक सम संख्या है। यस आर नो? 0 एक सम संख्या है, बताइए। 0 को क्या कहेंगे? 0 कहां होता है पहले सोचो। ये पूर्णांक है, पूर्णांक में एक 0 होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। 0 को मैंने कल भी लिखवाया था। यस, 0 हमारा बहुत वैल्यूएबल नंबर है। 0 आपका एक क्या है, सम संख्या है। देखो 0 के बारे में समझो। 0 क्या है? मैंने कहा सम है। यस, मैं मानता हूं सम है। सम के साथ साथ यह पूर्णांक भी है, इसके साथ साथ पूर्ण भी है, इसके साथ साथ यह जो है क्या कहते हैं कि परिमेय भी है, और साथ साथ इसके हम कह सकते हैं कि वास्तविक भी है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मैं इतने सारे नाम बोल सकता हूँ। 0 क्या है? इवन भी है, सम भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, पूर्ण मतलब होल नंबर भी है, परिमेय भी है, वास्तविक भी है। तो आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं 0 के बारे में। मतलब इनमें से अगर कभी भी कोई बात रहेगी तो हम 0 के लिए स्वीकार कर लेंगे कि भैया 0 यहाँ पर ये सब कुछ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर हो गई बातें? कोई प्रॉब्लम किसी को, समस्या किसी को नहीं है? तो 0 के लेकर के कभी डर मत रखिएगा। 0 अपने आप में बहुत वैल्यूएबल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। एक अक्सर चर्चा मैं आपसे करता हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने आया कि -1.4, एक सातवां नंबर होगा, -1.4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रैशनल नंबर है। तो प्लीज बताओ है कि नहीं है? -1.4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस आर नो, है कि नहीं? प्लीज बताओ। तो यहाँ पर संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर हम उसको
14/10 लिख सकते हैं या हम इसको 7/5 लिख सकते हैं। तो यह संख्या आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -7/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि भिन्न के रूप में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए इसको हम एक परिमेय संख्या बोलेंगे। इसमें कोई डाउट और दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर मैं आपसे अगर कहता, ध्यान से देखिएगा, मैंने अगर आपसे कहा कि √25 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो आप इसको भी मानेंगे? यस। क्यों मानेंगे? क्योंकि यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और आप इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान 5 आएगा। तो 5 एक परिमेय संख्या होती है, तो इसको भी हम लोग यस स्वीकार करेंगे। हम मान लेंगे कि भैया यही है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, आप लोग उसका उत्तर दीजिए कि ऐसी संख्या जो अभाज्य तथा सम दोनों है, अभाज्य तथा सम दोनों है, मतलब अभाज्य भी है और सम भी है, वह संख्या क्या होती है? तो आप उसके बारे में कहोगे सर वो 2 होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वह संख्या 2 लिखी जाएगी। कभी भी अगर अभाज्य और सम की बात करेंगे तो एक ही नंबर बनता है और वो होता है 2। ठीक है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और साथ साथ 2 को अगर हम सोचे तो 2 हमारा परिमेय भी है, ये भी आपको क्लियर है कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मुझे आपको जैसे बताना था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी ऐसे आए, मैं आपसे पूछूं कि वैसे एक लाइन मैं आपको स्पष्ट ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर है 1/1, एक नंबर है 0/1, एक नंबर है 1/0, एक नंबर है 0/0। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप इसके बारे में बता रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि चलो भाई आप इनके बारे में बताओ कि सभी परिमेय हैं, क्या ऐसा सही है गलत है? सभी परिमेय हैं, ये सही है गलत है? अब इसको थोड़ा समझिए। आप कह रहे हो सर नहीं है, और वास्तव में आपका उत्तर सही है कि नहीं होगा, मतलब सभी परिमेय तो नहीं हो सकते हैं। तो हम समझें कि इनको थोड़ा सा क्लियर करें कि कैसे है, मतलब इनका मान क्या क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। जैसे हमने लिखा 1/1, प्लीज कमेंट करके बताइए इसका मान क्या होगा? 1/1 का मान क्या होगा? आप उत्तर बताइए फटाफट कमेंट करके। 1/1 का मतलब होगा 1। क्यों होगा? क्योंकि हमको हमेशा ही पढ़ाया गया है कि जब भी कभी जो मान ऊपर है और जो मान नीचे है, अगर वो सेम है तो मान हमेशा एक आता है। मतलब हमारे पास जितना प्रॉपर्टी है उतने ही लोगों में मैं बांट रहा हूँ। तो सबको मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा? 1। 100 रुपए है, आप 100 लोगों में बांटेंगे तो सबको कितने रुपए देंगे? 1-1 रुपए ही देंगे ना। यही कहने का सेंस है कि जितने लोग थे उतने ही लोगों में आप बांट रहे हैं, जितना आपके पास धन है, प्रॉपर्टी, उतने ही लोगों में बांट रहे हैं, तो आप सबको वही उतना ही देंगे, मतलब 1-1 रुपए ही देंगे। तो कभी भी अंशहर अगर समान होगा तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। ऊपर नीचे अगर सेम नंबर 5-5 है, 100-100 है, 1000-1000 है, -5 है, मतलब कुछ भी अगर सेम है, टीचर हमेशा आपको समझाते हैं, मैं भी यही बता रहा हूँ कि अगर ऊपर नीचे आपको सेम दिखे तो आप हमेशा रिजल्ट क्या बोलोगे? 1 बोलोगे। ये क्लियर है। फिर एक दूसरा नंबर आता है 0/1। मुझे इसका मान बताइए आप लोग। 0/1 का सेंस क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? कोई बताए कमेंट करके। 0/1 का मान आपने तुरंत बताया 0। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे देखो जब कभी डिवीजन होता है तो डिवीजन में जो अंश होता है वो बेस होता है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बांटा जाता है। कुछ लोगों में जो नीचे होते हैं उतने लोगों में उसको बांटा जाता है। आप समझते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी थी और उतने ही लोगों में बांट रहे थे, प्रत्येक को 1 मिल रहा था, ये आपको स्पष्ट किया गया था। अभी मेरे पास प्रॉपर्टी 0 है और बांटना मैं करोड़ों में चाहता हूँ, तो आप सबको बांट तो सकते हैं, बट कितनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं? सबको 0-0 दे सकते हैं। मतलब कभी भी आपको टीचर यही समझाते हैं कि अगर अगर कभी किसी भिन्न का अंश 0 है और हर चाहे जो भी मान हो, मतलब 0 डिवाइड बाई समथिंग विल ऑलवेज बी 0। इसको पॉइंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 0 डिवाइड बाई समथिंग विल ऑलवेज बी 0, मतलब अगर 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो मान हमेशा 0 आएगा, कभी कोई चेंज नहीं होगा। अब आपसे मैं पूछूं कि 1/0 क्या होगा? मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई 0। 1/0 का मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल ऑलवेज बी अनडिफाइंड। अब आप इसको कैसे समझोगे? यह परिभाषित होता है। इसको कैसे समझेंगे? इससे समझेंगे कि हम भाई कह रहे थे कि हमारे पास कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी है, मैं बांटना तो चाहता हूं लेकिन कितने लोगों में? 0 लोगों में। अगर आप एक सर्टेन प्रॉपर्टी को किसी 0 लोगों में बांटना चाहते हैं, मतलब आपकी बांटने की टेंडेंसी है नहीं, आप केवल कोरम और फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो जब फॉर्मेलिटी करोगे तो मान आपका अनंत तक चलता जाएगा, आपका वह धन सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा, कभी परिवर्तित चेंज होगा ही नहीं होगा। तो अगर समथिंग डिवाइड बाय 0 विल ऑलवेज बी अनडिफाइंड, इट इज क्लियर बाय ऑल द टीचर्स। अगर आप देखो तो सबके सब यही आपको बताएंगे कि समथिंग डिवाइड बाय 0 विल ऑलवेज बी अनडिफाइंड,
मैं यहाँ पर 3 बातें आपको बता रहा हूँ। अगर ऊपर-नीचे समान देखो तो 1 लगा दो, ऊपर 0 देखो तो नीचे मत देखो, 0 बता दो। ऊपर अगर आपको नीचे अगर 0 दिख जाए तो ऊपर मत देखिए, अनडिफाइन बता दीजिए। ये कन्फर्म है। हाँ? अब यहाँ पर हमारे सामने मान है 0/0, उठा लीजिए 0/0। लाइए, मैं आपसे पूछूं इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसका मान क्या होगा? कौन-कौन बता पाएगा? 0/0। अब 0/0 को देखते ही मेरे मन में तो 3 उत्तर आ रहे हैं। पहला क्या आ रहा है, आप लोग भी अपने हिसाब से बता दें। बहुत सारे लोग बता रहे हैं। पहले तो मैंने कहा भैया 1 होगा। क्यों, आप पूछोगे क्यों? क्योंकि आपने ये भी पढ़ाया कि अगर समथिंग सेम डिवाइड बाय सेम विल ऑलवेज बी 1, यही तो बताया गया ना? मैंने बताया आप लोगों को भाई सेम डिवाइड बाय सेम विल ऑलवेज बी 1, उस आधार पे मैंने 1 बता दिया। फिर हम ये कहेंगे यार इसके इसके हिसाब से तो 0 भी हो सकता है। पूछिए कैसे? क्योंकि आपने ही बताया था कि अगर ऊपर 0 है नीचे मत देखना, 0 लगा देना। मैंने ऊपर 0 देखा नीचे नहीं देखा और मैंने कहा 0 हो गया। तो इसके आधार पे तो आप कहोगे सर ये तो अनडिफाइंड भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी कहा था कि नीचे अगर 0 है तो ऊपर मत देखना, वैल्यू को अनडिफाइंड बना देना। तो मैंने कहा हमारे हिसाब से तीनों उत्तर सही है। तब यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन दिया गया, एक निष्कर्ष दिया गया कि ऐसी स्थिति में इस मान को हम कहते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब परिभाषित अपरिभाषित नहीं, अनसर्टेन अर्थात अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। और जो चीज अनिश्चित होती है उसके बारे में हम कोई कंक्लूजन, कोई तर्क नहीं दे सकते हैं। आपने सुना होगा जब आप 12th में कैलकुलस पढ़े थे तो वहां पर अनिश्चित मतलब 0/0 फॉर्म, समथिंग डिवाइड बाय इनफिनाइट फॉर्म, इनफिनाइट अपॉन इनफिनाइट, ये सब होते थे अनसर्टेन फंक्शन। और इसको इलिमिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें यल हॉस्पिटल का रूल लगा के इलिमिनेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर कहने का सही सेंस यही है कि जब भी कभी इस तरह का नंबर आपको दिखे तो आप उसको कहिएगा अनसर्टेन है, अनिश्चित है। परिभाषित अपरिभाषित अलग बात हो गई, ठीक है। यहाँ तो कम से कम हम कंफर्म है कि अपरिभाषित है, लेकिन यहाँ हम किसी के लिए कुछ कंफर्म नहीं है कि यह अपरिभाषित है कि परिभाषित है। हम इसको हमेशा अनसर्टेन बताएंगे। यह चीज आपकी हो गई अपरिभाषित। क्लियर हो गई बातें? तो यह आपको कंफर्म करना था, मुझे लग रहा है कि आप सबने क्लियर किया। ये 4-6 पॉइंट हमने जो आपको बताया, मुझे लग रहा है कि आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान से देखिएगा, व्याख्या पूरी समझिएगा। कॉन्सेप्ट, एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? बिना ऑप्शन देखे ही मैं आपको बता सकता हूँ कि अभाज्य संख्या हुआ है जो किसी से नहीं कटती है, एक से कटती है, अपने से कटती है, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, ना दो से ज्यादा हो ना दो से कम हो। ऑप्शंस पर चलते हैं कि हम इसके लिए किस ऑप्शन का चुनाव करें। ऑप्शन मेरे पास है, एक सम संख्या होती है। अभाज्य संख्या एक सम संख्या होती है। अब जैसे इसकी बात करो तो क्या हम कह सकते हैं कि अभाज्य एक सम संख्या होती है? भाई एक तो होती है, ऐसा नहीं कि हम मना कर दें कि नहीं होती है। लेकिन अगर हम सभी के लिए बात करें तो सम संख्या सभी के लिए स्वीकारता तो नहीं देगा। एक विषम संख्या होती है, इसकी भी बात अगर हम सिरे से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर सोचो तो अभी हमने चर्चा किया था भाई 2 भी आता है अभाज्य में। 2 भी आता था, हम उसको भी थोड़ा-सा यहाँ पर अभी डिलेमा का स्थिति है, अभी भी कन्फ्यूजन है। एक संयुक्त संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है और इनमें से कोई नहीं। अब आपके सामने देखिए एक चैलेंज है। जैसे यहाँ पर अगर आप सोचो, इनके हिसाब से अगर चलो तो यहाँ पर सेंस अगर समझिए, कॉन्सेप्ट अगर समझिए तो आप इसको ये संयुक्त जिसे कंपोजिट नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक कंबाइन नंबर होना चाहिए था। यहाँ पर संयुक्त संख्या के नहीं, कंपोजिट को तो भाज्य लिखना चाहिए था यार, गलत लिखा है यहाँ पर, ये ट्रांसलेट गलत किया गया है। इसके बारे में भाज्य बोलना चाहिए, भाज्य संख्या। चलिए, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, वो गलत लिखा है वहां पर। कंपोजिट को भाज्य बोला जाएगा भाई, वो कॉम्प्लेक्स से या कंबाइन को संयुक्त बोला जाता। यस, तो यहाँ पर जो लिखने की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा चेंज करा जाएगा। तो संयुक्त को हम लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कंपोजिट बोलेंगे। तो अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? प्राइम को आप क्या क्या सोचते हैं? प्राइम का मतलब हो गया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो भैया कंपोजिट तो कभी मतलब हो नहीं सकती, अभाज्य तो भाज्य तो हो नहीं सकती है। विषम की बात करें, सभी विषम होते हैं लेकिन दो को छोड़कर होते हैं। सम की बात करें तो दो सम होता है लेकिन सभी नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे सोचा जाए तो हम यहाँ पर स्वीकार करेंगे डी को। अगर पूरी तरह से एक्सेप्टेंस की बात है तो ना तो यह सम संख्या है, ना तो यह कंप्लीटली एक विषम संख्या है, ना तो यह अभाज्य संख्या है। तो ले दे करके हम डी की तरफ जाएंगे और कहेंगे कि इनमें से किसी भी ऑप्शन को हम पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अभाज्य का अपना अलग नेचर है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि क्या कुछ अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, हाँ बिल्कुल कुछ होती हैं। कुछ अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, हाँ बिल्कुल सभी होती हैं, बल्कि दो को छोड़ दिया जाए तो।
लेकिन क्या कोई भाज्य भी होता है? हम मानेंगे ही नहीं भाज्य होगा। तो कुल मिला के इनमें से कोई नहीं को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या इनमें से कोई नहीं होती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे छोटी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब होता है नॉन नेगेटिव। सबसे छोटी ऋणोत्तर अर्थात नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर क्या है? मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अगर सही से पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? प्लीज बताओ जिसको क्लियर हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 0 है, बिल्कुल नहीं है। 1 है, नहीं है। 2 को मानेंगे, हाँ बिल्कुल मानेंगे। 3 को नहीं मानेंगे, 3 तो दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? यहाँ पर सबसे छोटी आपकी 2 हो जाएगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर 2 है। कंफर्म आंसर है, 2 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? बढ़िया है प्रश्न, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में देख के चलिए। अभाज्य संख्याओं में से केवल 2 गुणनखंड होते हैं। द प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इनमें से कौन सा सही नहीं है? जैसे अगर आप पहले स्टेटमेंट की बात करिए तो मैंने सबसे पहली डिफिनीशन यही दिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। द हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लिखा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक की अभाज्य संख्याएं सोचो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगला नंबर 11 का हो जाएगा। अगर हम एक अंक की बात करें तो आप सोच लो केवल 4 ही अभाज्य संख्या है। ये बात भी सही है। एक अंक की कितनी अभाज्य संख्या है? 4 है। ये कंफर्म, इसमें डाउट नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है। मतलब सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम नहीं हो सकती हैं। 2 को छोड़कर अगर सभी अभाज्य की बात करता तो हम जरूर मान लेते कि यह विषम, तो अर्थात यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहां से गलत है, इसलिए मेरे लिए सही है। यहां से गलत है, इसलिए मेरे लिए सही है, क्योंकि इसने कहा था कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने अभी तक सी को अपनी स्वीकार्यता दिखा दी कि भाई आप हमारे अकॉर्डिंग हैं। और आगे देखिए, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अगर हम सोचे तो प्राइम नंबर्स आर इन्फिनिटली मेनी। सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी संख्या की बात करें पूर्णांक के अंतर्गत जो आती हैं, दे विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट। आप लिखना शुरू करिए कि आप काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे बताइए? 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7, 11, 13, 17 लिखते जाइए। क्या जीवन कभी हमारा खत्म हो जाएगा? लेकिन अभाज्य संख्याएं खत्म नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्या की कंप्लीट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमेशा इनफाइनाइटली मेनी होती हैं। मतलब ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, बट हमारे लिए तो ए सही है। हमारे लिए कौन सही है? सी ऑप्शन, क्योंकि सी यहाँ पर गलत है, इसलिए मेरे लिए सही है। तो आप लोग सी को लगाइए, राइट सोल्यूशन है। तीसरे प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं मैं। आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, अनवसानी। देखिए कुछ नंबर, कुछ वर्ड हिंदी में और अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग, मैं इसके बारे में भी क्लियर करता हूं। अनवसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी मैं सब बताता हूं। आवर्ती दशमलव संख्या होती है, बट रिकरिंग डेसिमल नंबर इज, वो क्या है? थोड़ा समझिए। पहले तो इसको समझ लो बोर्ड पे चल के, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। मैंने कहा कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर वह p बटा क्यू के रूप में है, p बटा क्यू के रूप में है, पूरी बातें ध्यान सुनते जाइएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं q से p को, तो दो चीजें बनेगी, या तो टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग, या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना, देखो टर्मिनेटिंग को हम अभाज्य विभाज्य कहेंगे, भाज्य कहेंगे, इसको अनवसानी कह रहे हैं, अशांत। इसको आप शांत भी कहेंगे, इसको अशांत भी कहेंगे, कई शब्द होते हैं। शांत बोलेंगे और इसको अशांत बोलेंगे। मैंने आपको एक डिफिनीशन के माध्यम से बताया था कि जैसे कुछ ऐसे भाग हो, मान लो 15/3 है, अब देखो कंप्लीटली डिवाइड है, ये भी टर्मिनेटिंग है, शांत है। 15/4 है तो भी शांत है। मैं इसकी डिविजिबिलिटी का फैक्टर चेक करने का भी प्रोसेस आपको बताऊंगा, कौन से शांत है कौन से अशांत है। जब मैं इसको ले चलूंगा वहां पे डेसिमल फ्रैक्शन में प्रॉपर जब एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं वहां पर इसको क्लियर करूंगा कि भाई देखो कि 3×5 = 15 डायरेक्ट जा रहा है, तब भी शांत है। 4×3 = 12, 4×7 = 28, 3.7 के कुछ अंकों के बाद जा रहा है, तब भी आपका शांत ही है, अर्थात टर्मिनेटिंग है। बट कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि 1/3 है,
12/7 है, 13/6 है। मतलब इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक सिस्टम होता है कि कौन शांत है, कौन अशांत है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें थोड़ा-सा वक़्त दें तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसको हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि वह शांत है और किसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि वह शांत नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको भी मैं अभी क्लियर ही कर देता हूँ। लेकिन एक बात दिमाग में रखो, जो कि टर्मिनेटिंग नहीं है, अब आप इनको डिवाइड करके देखिए, ये 0.333333 अनंत तक जाता जाएगा और आमतौर पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा के। जैसे 12/7 है, तो 7 से अगर आप 12 को भाग करो, 7 एक के 7 हुआ, 5 जाएगा, दशमलव लगेगा, शून्य बढ़ेगा, 7 सत्ते 49 हो गया, 1 आया शून्य, 7 एक के 7 हो गया, देखो 3 आया 0, 7 चौके 28 होगा, 2 आया 0, 7 दूना 14 होगा। ध्यान से देखिएगा जो सेंस बताना चाहता हूँ। 7 अठे 56 हुआ, ठीक है? 4 आया 0, 7 पचे 35 आया, 5 आया 0, 7 सत्ते 49, फिर देखिए यही आएगा। मतलब अब इसी के ऊपर बार लग जाएगा, मतलब फिर यही आएगा 7 1 4 2 8 5, फिर यही आएगा 7 1 4 2 8 5। ऐसे कोई भी उठा लीजिए। इस तरह से मतलब कहने का सेंस था कि मैंने लिखवाया भी था, आप लोग को याद होगा कि भाग देने के दौरान या तो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, मतलब टर्मिनेट होती हैं, या जो नहीं होती हैं किसी भी हालत में वह रिपीटिंग हो जाती है, रिकरिंग हो जाती है, रिपीटिंग हो जाती है या रिकरिंग हो जाती हैं, या हम इनको हिंदी में कहें तो यह आवर्ती बन जाती है। क्या बन जाती हैं? आवर्ती बन जाती है। बिल्कुल, हम आवर्ती को सब नॉन टर्मिनेटिंग ही बोल सकते हैं, हनी जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनको पहचानते हैं कैसे, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। पहचानने का सिस्टम भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट समय देंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे पहचाना जाता है। जैसे आपने देखा कि हमारे पास कोई एक संख्या है जो कि p बटा q के रूप में है, एक नंबर है बेसिकली, आप इसको एक संख्या बोल दीजिए। मैंने आपको बताया कि यह तो या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम कैसे अच्छा, टर्मिनेटिंग में भी दो प्रोसेस है, या तो कंप्लीट टर्मिनेटिंग है, जैसे कि कंप्लीट लिख दीजिए, और ये आपका आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। अब आप सोचो कि जैसे मान लो हमको अगर कोई नंबर मिला, हम उसको पहचानेंगे कैसे वह इन कैटेगरीज में आ रहा है। तो आपको पहले तो एक भिन्न संख्या सोचनी है, भिन्न संख्या सोचनी है। ऐसे कोई नॉर्मली एक भिन्न संख्या सोचिए, एक फ्रैक्शन। भिन्न, भिन्न का आप सरलतम रूप सोचो, भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न का सरलतम रूप मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये बहुत बढ़िया अखिलेश बता रहे हैं। भिन्न सोचो, भिन्न का सरलतम रूप सोचो। सरलतम रूप क्या होता है? जैसे मान लो हमने लिखा कि 5/8, यह अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि कोई एक कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह 15/20 लिखा होगा तो यह अपने सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि दोनों को 5 काट सकता है। 5 तिया 15, 5 चौके 20। अगर मैंने 25/40 लिखा है तो यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। 5 पचे 25, 5 अठे 40, यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो भिन्न को पहले उसके सरलतम रूप में लिख लीजिए। कोई भी भिन्न के सरलतम रूप, सरलतम मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म का जो डिनोमिनेटर हो, मतलब हर जो हो, हर, डिनोमिनेटर अर्थात हर जो हो, अगर वह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है, जहां पे मैं कंफर्म कर दूं कि m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो नंबर्स हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, m और n कुछ भी हो जो जीरो के अलावा हो, जीरो से ज्यादा हो, तो ऐसे हर नंबर को, ऐसी हर संख्या को आप लोग क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। ऐसी हर संख्या को आप टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, विभाज्य कह सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग कह दीजिए। अब आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, जैसे इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? टर्मिनेटिंग कहेंगे। कुछ बातें मैं क्लियर बता देता हूं, यहाँ पर क्लियर समझिएगा कि हम जो यहाँ पर दो वैल्यू लिखे हैं, एक तो यम लिखा हमने और एक एन लिखा है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब यम और एन का मान जीरो से बड़ा कोई नंबर होगा, नॉन जीरो होगा। अब उन नॉन जीरो का मतलब समझिए, यहाँ पर जैसे हम यम का मान क्या ले सकते हैं, जैसे आप उसके हिसाब से अगर सोचो, यम का मान आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो सेम पैरेलल आप एन का मान भी ले सकते हो। इसके लिए हम सोचें कि हर हमारा 2 और 5 के रूप में हो, मतलब 2 की पावर 0, या 2 और 5 के रूप को मेंशन करते हैं। तो अगर 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, या किसी एक की पावर 0 हो, तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 25 हो सकता है, 8 हो सकता है, 125 हो सकता है। ऐसे बढ़ाते जाएं 2 की पावर के रूप में, मतलब
2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 64 हो सकता है, 5, 25, 125, मतलब 2 के पावर का कोई नंबर हो सकता है, 5 के पावर का कोई नंबर हो सकता है, या इनका कोई भी परस्पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या इनका कोई परस्पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब किसी का किसी से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब आप सोचोगे सर अच्छा क्या केवल 2 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मतलब किसी के हर में केवल 2 है, तो आप कहोगे सर 5 कहाँ है? तो मैं कहूँगा भैया 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है। किसी के हर में केवल 5 है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? मैं कहूँगा 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है। ठीक है? मेरे ख्याल से आप समझने की कोशिश करिए, आप किसी भी स्थिति में आप ध्यान से देखिएगा, मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन पावर्स के रूप में हो, 2 की पावर में 5 के पावर्स में। तो कभी कोई भिन्न आपको दिया जाए, तो आप उसका हर चेक करो। हर अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर इंक्लूडेड है, तो वह नंबर कभी भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 37/16 है। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? एक बार कंफर्म करिए, यस है। टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि यह 2 की पावर 4 है। तो 5 की पावर क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। ऐसे मैंने कहा 113/125 है। यह भी टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि यह 5 की पावर 3 है। तो 2 की पावर कितना है? 0 है। मैंने आपसे कहा 13/6 है। क्या है? टर्मिनेटिंग है? आप कहोगे सर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 2 गुणे 3 है। 5 के अलावा कुछ आ जाएगा तो मतलब नहीं होगा। 17/7 है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? 23/15 है, नहीं होगा। तो मतलब पहले 2 चीजें ध्यान देनी, एक तो भिन्न का सरलतम रूप हो, दूसरा उसके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। तो ऐसे सभी संख्याओं को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जो टर्मिनेटिंग नहीं है, उनके बारे में मैंने पहले भी लिखवाया था, अभी भी यही बता रहा हूं कि वो सब के सब आपके आवर्ती हो जाते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नहीं है, वो सब के सब आपके क्या हो जाते हैं? आवर्ती हो जाते हैं। इस पन्ने को अच्छे से उतार लीजिएगा, अभी हालांकि मैं इसकी व्याख्या दशमलव भिन्न में जब जाऊंगा, तो वहां और अच्छे से करके आपको प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। एक बार कंफर्म कर दो, कुछ हद तक क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन? थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है? मुझे पता है कहाँ कब एकदम कंफर्म हो जाओगे आप, कहाँ कब कुछ माइनर सा रह जाएगा मन में। तो अगर माइनर सा मन में रह जा रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो जो आप प्रश्न कर रहे थे, उसको समझिए। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अनवसानी अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होता क्या है? एक परिमेय संख्या आप कह सकते हैं। अगर आप इसको सोचो तो यह p/q के रूप में है। क्यू का मान 0 नहीं है, यह भिन्न है और कन्फर्म है कि इसमें p/q होगा ही होगा, और जिस किसी संख्या में भिन्न होगा क्यू के रूप में होगा, अगर उस हर संख्या को आप क्या कहोगे बताओ? एक परिमेय संख्या कहोगे। क्या कहोगे? परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे आप उसको? हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए उसको। परिमेय संख्या अब बताओ क्या उसको पूर्णांक कहेंगे? जब पूर्णांक ही होगा, तो पूर्णांक मतलब n/1 होगा। ये तो कंप्लीटली डिवाइडेड है। इसको इसकी मैंने तो आपको लाइन पे ही बताया था, जो डिविजिबल है, जो क्लियर दिख रहे हैं, उनकी तरफ नजर ही मत लगाओ। मतलब उनकी तरफ जाइए जो कि 2 पूर्णांक के बीच में हो, जो p/q के रूप में हो, वही भिन्न है और उसी के डिवीजन की जरूरत पड़ती है। मैंने आप लोगों को कहा था इस चीज को। जिसके हर में 1 है उसको डिवाइड करने की आवश्यकता है? जिसका केवल एक वारिस है उसको डिवाइड होता है? उसका डिवीजन होता नहीं होता? तो पूर्णांक तो किसी भी हालत में नहीं होगा। प्राकृतिक होगा ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक भी एक पूर्णांक संख्या है। अपरिमेय संख्या से कोई इसका लेना देना नहीं, क्योंकि अपरिमेय का मतलब होता है कि वह आवर्ती भी ना हो। आपको क्या लिखवाया था मैंने? अपरिमेय ना तो कटे ना ही आवर्ती हो। तो आवर्ती की भी बात छोड़ दीजिए। तो कहने का सेंस है कि अगर कोई भिन्न हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो वह हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। जबकि अपरिमेय में मैंने लिखाया था कि फ्रैक्शन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो डिविजिबल हो, ना तो मतलब ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही आवर्ती हो। तो अपरिमेय के लिए वो डिफिनेशन, मतलब ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे, सही आपका एक परिमेय होगा। यहाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो इसको आप डन कर लो। आज समय भी हो जाएगा, तो फिर अगली क्लास भी रहती है। अब इसको रिवाइज करिए इसी के आगे। मैं कल इसके आगे डिस्कस करूंगा। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा आप लोग को। अभी एक एक प्रश्न मैं कराऊंगा, एक एक प्रश्न मैं कराऊंगा, आसान तो वाला फिर बता दूंगा। सत्य राव। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।